Hello students, welcome back to the class. I hope you understood my previous lecture. Let's continue chapter 1. अपने प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के जो हैं वो 7 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे और 2 हम लोग डिस्कस कर चुके थे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एंड सोइंग। अभी हमारा 3rd पॉइंट है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, हम लोग मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स को सॉइल में क्यों ऐड करते हैं? फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स और प्लांट की और क्रॉप की ग्रोथ बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे आपकी बुक में जो है मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स का बताया गया है, द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स हम उसमें ऐड करते हैं उसको हम लोग मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स बोलते हैं। प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल से मिलते हैं और जब हम एक बार प्लांट्स को लगा देते हैं तो वो प्लांट्स जो हैं जो सॉइल से जो है न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं और उस सॉइल में जो है न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। तो जो फार्मर्स हैं ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप, अगर एक बार किसी सॉइल में क्रॉप को लगाने के बाद दोबारा से फिर से उसी सॉइल में क्रॉप को लगा देते हैं तो सेम टाइप के न्यूट्रिएंट्स जो हैं उस सॉइल से ले लिए जाते हैं। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। इमेजिन व्हाट हैपेंड टू द न्यूट्रिएंट्स। तो ऐसे में क्या होगा, जब एक बार फार्मर क्रॉप लगाता है और फिर से उसी क्रॉप को लगा देता है तो एक ही टाइप्स के जो हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल पुअर। अगर हम बार बार सॉइल में क्रॉप को लगाते रहते हैं तो उसमें जो है न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है और जो हमारी सॉइल है वो पुअरर हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की। देयरफॉर फार्मर हैव ऐड मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। इसीलिए फार्मर्स जो हैं एक क्रॉप लगाने के बाद उसमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स ऐड करते हैं जिससे कि जिस न्यूट्रिएंट्स की सॉइल में कमी हुई है वो उसको दोबारा से मिल जाए। द प्रोसेस इज़ कॉल्ड मैन्योरिंग। और इस मैन्योर को ऐड करना, फर्टिलाइज़र को ऐड करना, इसको हम लोग इस प्रोसेस को जो है मैन्योरिंग के नाम से जानते हैं। मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मैन्योर जो है एक तरह का ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, जो कि प्लांट और एनिमल के डिकम्पोजिशन से बनता है। आपने जैसे कि पिछली क्लास 6 में भी वर्मी कंपोजिटिंग के बारे में पढ़ा था कि फार्मर डम्प द प्लांट एंड एनिमल वेस्ट टू द पिट। जो फार्मर्स हैं वो प्लांट्स और एनिमल को जो है एक पिट में जो है डंप कर देते हैं, प्लेस एंड अलाउ द डिकम्पोज, और उसको डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देते हैं। तो इसी तरह से हम लोग जो है इस ऑर्गेनिक मैन्योर को बनाते हैं। अब यहाँ पे आपकी बुक में एक एक्टिविटी दिखाई गई है, इस एक्टिविटी को मैं शॉर्ट में बताती हूँ। इस एक्टिविटी में जो है 3 ग्लासेस लिए गए हैं। इसमें तीनों ग्लास में सेम अमाउंट पे हमको सॉइल डालनी है और उसको नेम दे देना है A, B एंड C। तीनों ग्लास में आपको A, B, C नेम दे देना है। तीनों ग्लास में सेम अमाउंट की सॉइल डालनी है। A वाले ग्लास में सॉइल के साथ हम काउडंग डालनी है, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है। B वाले ग्लास में सॉइल के साथ हमको यूरिया डालनी है, यूरिया इज़ ए फर्टिलाइज़र एंड काउडंग इज़ ए मैन्योर। और सी वाले ग्लास में हमको सिर्फ सॉइल डालनी है, ना तो हमको काउडंग डालना है और ना ही हमको यूरिया डालना है। फिर इसको जो है कीप देम इन ए सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली। अब इन तीनों ग्लास को सेफ प्लेस में रखना है और इनको डेली वाटर देना है। आफ्टर 7 to 10 डेज ऑब्जर्व देयर ग्रोथ। और 7 और 10 डेज़ के बाद इनमें ग्रोथ देखनी है कि तीनों ग्लास में सबसे ज़्यादा किस में ग्रोथ हो रही है। डिड ऑल द प्लांट इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस। मतलब तीनों ग्लासेस में क्या जो है जो ग्रोथ हो रही है प्लांट्स की वो सेम स्पीड से हो रही है। अब ये जो A, B और C क्लासेस हमने लिए हैं इस एक्टिविटी में, अब इसमें ये हम देखेंगे जो इसमें हमने प्लांट्स लगाए हैं वो उसमें किस में ज़्यादा ग्रोथ होगी। ये क्वेश्चन है आपका, इसको अभी मैं आगे बताती हूँ। फर्टिलाइज़र्स आर द केमिकल सब्सटेंस। अभी मैन्योर के बारे में मैंने आपको बताया कि वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस थी। अब फर्टिलाइज़र आर द केमिकल सब्सटेंस विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, जिसमें कि कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम द मैन्योर। अब फर्टिलाइज़र और मैन्योर एक दूसरे से किस तरह अलग होते हैं ये भी आगे आपका क्वेश्चन है। फर्टिलाइज़र आर प्रोड्यूस इन द फैक्ट्री। इसको हम लोग फैक्ट्रीज़ में प्रोड्यूस करते हैं। कुछ तरह के फर्टिलाइज़र्स होते हैं जिनका यहाँ पे नाम दिया है, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, NPK मीन्स नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। इन फर्टिलाइज़र्स को अगर हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ हेल्प द फार्मर टू गेट द बेटर इन।
फर्टिलाइज़र्स को जब फार्मर्स यूज़ करते हैं तो उनकी जो ग्रोथ है प्लांट्स की, जो ईल्ड है क्रॉप की, वो बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर हम इसका ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं तो जो है वो सॉइल जो है लेस फर्टाइल हो जाती है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ले लिए जाते हैं और उसके कारण जो है वाटर पोल्यूशन भी होता है। सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइज़र बाय ऑर्गेनिक मैन्योर, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमको फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ करना चाहिए, उसकी जो है जगह हमको मैन्योर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है आपकी बुक में मैन्योर और फर्टिलाइज़र में डिफरेंस बताया गया है, वो आप लोग इससे पढ़ सकते हैं। फर्टिलाइज़र इज़ एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट, मैन्योर इज़ ए नेचुरल सब्सटेंस और टेन फ्राई द by the decomposition of cattle and dung. Fertilizer is prepared in the factory. Manure can be prepared in the field. Fertilizer does not provide any humus. इससे हमें किसी भी तरह का humus नहीं मिलेगा. Manure provide a lot of humus. Fertilizers are very rich in plant nutrients. और fertilizer में जो है वो बहुत ज़्यादा nutrients होते हैं. Manure is relatively less rich in plant nutrients. और इसमें जो है manure में fertilizer के comparison में जो है nutrients थोड़े कम होते हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर हम फर्टिलाइज़र्स का यूज़ ज़्यादा करते हैं तो जो हमारी जो सॉइल है वो लेस फर्टाइल हो जाती है और उससे वाटर पोल्यूशन भी होता है। तो अगर हम फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्रॉप रोटेशन करते रहना चाहिए। क्रॉप रोटेशन मतलब एक ही तरह की क्रॉप हमको बार बार नहीं लगानी चाहिए। जैसे कि दिस कैन बी डन बाय द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटली। अर्लियर farmers in northern India used to grow leguminous as fodder in one season and wheat in the next season. जैसे अगर फार्मर एक सीज़न में लेगुमिनस प्लांट्स लगा रहे हैं तो दूसरी सीज़न में अगर ये सेम टाइप की ही क्रॉप्स को उगाएंगे तो उसमें जो है फिर उसी तरह से जो हमारी सॉइल है वो लेस फर्टाइल हो जाएगी, उसमें वाटर पोल्यूशन होगा। तो इस तरह से फार्मर्स को जो है क्रॉप रोटेशन करते रहना चाहिए, जिससे कि जो फर्टिलाइज़र जो है सॉइल को हार्म कम करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारे मैन्योर के कुछ एडवांटेज बताए गए हैं कि जो मैन्योर है वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसमें बहुत ज़्यादा होती है, पोरस होती है, जिससे कि हमारी सॉइल को प्रॉपर जो है गैस मिलती रहती है, एयर मिलती रहती है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, इसमें जो है माइक्रोब्स जो है वो इनरिच मतलब बढ़ते रहते हैं। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, और ये हमारे सॉइल के टेक्सचर को भी अच्छा रखती है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है जो कि हमने आपको यहाँ पे बताया था कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग एंड एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, यहाँ तक बता दिया। अब फोर्थ पॉइंट है इरीगेशन। इरीगेशन मतलब सप्लाई ऑफ वाटर। अब हमारे जो प्लांट्स को सबसे ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो जो वाटर जो रूट से लेते हैं उसी वाटर में जो है न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। तो अगर उनको प्रॉपर वाटर नहीं मिल पाएगा तो हमारे प्लांट की जो है ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो इरीगेशन का शॉर्ट में मतलब है सप्लाई ऑफ वाटर। अब हम उसकी सप्लाई, वाटर की सप्लाई किस तरह से कर रहे हैं वो यहाँ पे हम आपको बताएंगे। द सप्लाई ऑफ वाटर टू ए क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल इज़ कॉल्ड द इरीगेशन। अगर हम प्लांट में जो वाटर की सप्लाई कर रहे हैं उसको एक डिफरेंट इंटरवल में करें तो उसको हम इरीगेशन बोलते हैं। इरीगेशन की डेफिनेशन है द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरीगेशन। जो हमारा सप्लाई ऑफ वाटर जो है वो डिपेंड करता है क्रॉप टू क्रॉप, मतलब किस तरह की क्रॉप है, सॉइल टू सॉइल, जो हमारे अलग अलग तरह की सॉइल होती हैं तो किस सॉइल को कितना पानी चाहिए वो भी डिपेंड करता है। सीजन टू सीजन मतलब हर एक सीज़न में हमको सेम अमाउंट का वाटर तो नहीं देना होता है। तो ये तीनों चीज़ें हैं कि क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन जो है हमारी इरीगेशन जो है वो अलग अलग हो जाती है। फॉर एग्जांपल इन समर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटर इज़ हायर। गर्मियों के दिनों में हमारे प्लांट्स जो हैं जल्दी सूखने लगते हैं और उनको हमें जल्दी जल्दी वाटर देना होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन समर एवोपरेशन जो है जो प्लांट्स का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उनको जो है वाटर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे है सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन किससे करते हैं? जैसे कि वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम एंड कैनाल्स। इसके बाद अब इसके कुछ मेथड होते हैं, मेथड्स ऑफ इरिगेशन। मेथड दो तरह के हैं, एक है ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा है मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड जो है ये ओल्ड मेथड है जो पुराने समय में लोग यूज़ करते थे। इसको 4 पार्ट में यहाँ पे दिखाया गया है, मोड, चेन पंप, ढेकली एंड राट। अब इसमें जो मॉडर्न मेथड है इसमें 2 टाइप्स के हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड दूसरा है ड्रिप सिस्टम। तो अब इसको डिटेल में आपकी बुक में मैं डायग्राम के साथ दिखा रही हूँ। ट्रेडिशनल मेथड में यहाँ पे ये मोड सिस्टम दिखाया गया है जिससे कि जो है
फार्मर्स जो है एक वेल से पानी को लेते हैं और फिर जो है फील्ड में डालते हैं, और इसमें इनको जो है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। ये चेन पंप के द्वारा जो है अपने खेतों में पानी डालते हैं। यहाँ पे ये ढिकली का है जिससे कि वो प्लांट्स को पानी दे रहे हैं। ये सारे ट्रेडिशनल मेथड हैं, ओल्ड मेथड हैं, जो आजकल अप्लाई नहीं होते हैं क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा जो है टाइम कंज्यूम होता है। यहाँ पे राहत मेथड जिसमें कि एनिमल्स जो हैं चारों तरफ उसके घूमते हैं, जिससे कि इस बकेट से जो है यहाँ पे फील्ड को पानी मिलता है। ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम है। और लेकिन जो अभी आजकल मेथड यूज़ होते हैं जिनको हम मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन से जानते हैं, इसमें दो हमने आपको बताए। स्प्रिंकलर सिस्टम में जैसे कि आजकल आपने गार्डन वगैरह में देखा होगा कि इस तरह से हॉरिजॉन्टल पाइप्स लगे होते हैं कुछ सेम डिस्टेंस में, और ऊपर जो है नोजल जैसा होता है जो पूरे हमारे फील्ड को स्प्रिंकल करता है वाटर, और ये जो है बहुत ही अच्छे से इसमें प्लांट्स को पानी मिल जाता है। और ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम है ये हमारी सैंडी सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसके बाद हमारा जो है ड्रिप सिस्टम है। ड्रिप सिस्टम में होता है वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। जो वाटर है ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है प्लांट्स को मिलता है जस्ट एट द पोजीशन ऑफ द रूट, जहाँ पे रूट लगी हो, जैसा कि यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया गया है। जैसे कि हर एक प्लांट्स के पास यहाँ पे हर एक जगह पे आपको ये छोटे छोटे जो पाइप दिख रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट जो है रूट्स को पानी दिया जाता है ड्रॉप बाय ड्रॉप। मतलब ये मेथड उस जगह पे ज़्यादा यूज़ होता है जहाँ पे पानी की कमी होती है, और इससे हम पानी की बचत भी कर सकते हैं। तो ये अभी हमने आपको इरिगेशन के सारे मेथड बता दिए। कुछ ट्रेडिशनल मेथड थे और कुछ मॉडर्न मेथड थे। इसको आप थोड़ा और डिटेल में बुक से रीड कर लीजिएगा। तो अभी हमने यहाँ पे इरिगेशन समझ लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। अब वीड्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इन ए फील्ड मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट मे ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। हमारी क्रॉप में कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनको कि हम जो है बोते नहीं हैं, वो अपने आप से उग जाते हैं। दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड। अनडिजायरेबल मतलब जिन प्लांट्स को हमको वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ऐसे कुछ प्लांट्स उग जाते हैं जिनको हम वीड्स कहते हैं। और ये हमारी जो मेन प्लांट्स जो हमने ग्रो कराए हैं उनके साथ ही कम्पीट करते हैं, तो इनको जो है वहाँ से हटाना ज़रूरी हो जाता है। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ कॉल्ड वीडिंग। और इन वीड्स को हमारी मेन क्रॉप के साथ से हटाना जो है उसको हम वीडिंग मेथड कहते हैं। अब इनको हटाने के कुछ मेथड हैं जो यहाँ पे मैंने बताए हैं। जिस वीडिंग जो है 3 टाइप से उसको हटा सकते हैं। खुरपी, सीड ड्रिल जैसे मैंने आपको आपकी बुक में यहाँ पे दिखाया गया है। ये वाला जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था सीड ड्रिल, इसमें जब हम सॉइल प्रिपरेशन में हमने आपको ये वाला डायग्राम दिखाया था, तो इससे भी हमारा जो है वीडिंग होती है, वीड्स जो हटाए जाते हैं। खुरपी की हेल्प से भी जो है वीडिंग होती है। फिर है स्प्रेइंग 2,4-D जो है, ये एक तरह का जो है टॉक्सिक स्प्रे है जो कि प्लांट्स में अगर उसको हम स्प्रे कर दें तो जो वीड्स हैं वो अपने आप मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी वो हमारी मेन क्रॉप को भी इफ़ेक्ट कर देते हैं, इसलिए इस मेथड को जो है फार्मर्स कम से कम यूज़ करते हैं। सिर्फ जो हमारी ये जो 2 मेथड हैं खुरपी एंड सीड ड्रिल, यही जो है ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। रिमूवल ऑफ एक्सेसिव ग्रास वीड्स फ्रॉम योर क्रॉप्स इज़ कॉल्ड वीडिंग। अब इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। तो हार्वेस्टिंग, व्हाट इज़ हार्वेस्टिंग? कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर। जब हमारी जो क्रॉप है वो जब पक के तैयार हो जाती है तो उसको जब हम कटिंग करते हैं उसको हार्वेस्टिंग बोलते हैं। हार्वेस्टिंग जो है 2 तरीके से की जाती है, सिकल एंड हार्वेस्टर। सिकल जो है एक तरह का औजार है जो यहाँ पे आपकी बुक में दिखाया गया है। ये हमारा सिकल है जिससे कि हैंड के द्वारा जो फार्मर जो है मैनुअली जो है क्रॉप को काटते हैं। दूसरी जो हमारी ये हार्वेस्टर मशीन है जिसके द्वारा की क्रॉप की कटिंग की जाती है। नाउ थ्रेसिंग, व्हाट इज़ थ्रेसिंग? इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड नीड टू सेपरेट फ्रॉम चैफ कॉल्ड थ्रेसिंग। मतलब जो हमारे ग्रेन सीड्स हैं उनके ऊपर से जो हम हस्क हटाते हैं उसको हम थ्रेसिंग बोलते हैं। मतलब सेपरेट ऑफ हस्क फ्रॉम द ग्रेन इज़ कॉल्ड द थ्रेसिंग। अब थ्रेसिंग भी यहाँ पे 3 मेथड्स बताई गई है। यहाँ पे मैनुअल मतलब हाथ से करना, जो कि यहाँ पे आपकी बुक में दिखाया गया है। विनोइंग जो कि आप पहले भी क्लास में पढ़ चुके हैं, जब स्मॉल स्केल में हमको हस्क हटाना होता है तो वो हम इस विनोइंग मेथड से कर सकते हैं। फिर थ्रेसर मशीन। दूसरी होती है
कंबाइनर थ्रेसर, जो कि यहाँ पे आपकी बुक में दिखा रहे हैं ये कंबाइन मतलब इससे जो है हमारी हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग दोनों प्रोसेस होते हैं। तो इस तरह से अभी हमने आपकी हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग जो है कंप्लीट की है। अब आता है कि हार्वेस्टिंग मतलब कटिंग होने के बाद अब जो हमारी क्रॉप जो तैयार हो गई है उसका स्टोरेज, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमारा स्टोरेज प्रॉपर नहीं होगा तो पूरे साल की जो फार्मर की मेहनत है वो जो है ख़राब हो जाएगी। टू स्टोर योर क्रॉप प्रॉपरली, अब उसको स्टोर किस तरह से करना है? स्टोर करने से पहले क्रॉप सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब हम फसल को काटते हैं तो उसमें जो है वो गीली होती है, उसमें मॉइस्चर होता है, तो उसको स्टोर करने से पहले उसको ड्राई करना ज़रूरी होता है। उसको जो है किसी भी तरह के उसमें इंसेक्ट नहीं रहने चाहिए और किसी भी तरह का उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होने चाहिए। इसके पहले उसको जो हमारी क्रॉप है उसको अच्छे से ड्राई कराना होता है। अब उसको स्टोर करने के जो है दो तरीके हैं। एक तो अगर हमको स्मॉल स्केल में उसको स्टोर करना है तो जूट बैग्स में कर सकते हैं या मेटालिक बीन में हम स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जब उसको लार्ज स्केल में जब हमको स्टोर करना होता है तो सिलोस और ग्रेनियर्स में जो है करते हैं, जिसका कि आपको यहाँ आपकी बुक में दिखाया गया है स्टोर करने की। ये जो है यहाँ पे सिलोस फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, ये डायग्राम है, और यहाँ पे है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन ग्रेनियर्स। तो ये जो है जब हम लार्ज स्केल में स्टोरेज करना होता है तो इस मेथड से हम लोग करते हैं। अब लास्ट में आता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में क्या है, जिस तरह से हम लोग जब जो चीज़ हमको फूड खाना चाहिए वो प्लांट से मिलता है, तो प्लांट को हमें किस तरह से उगाना है उसकी भी हमने आपको सारी प्रिपरेशन बताई। उसी तरह से कुछ लोग हैं जो कि एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं, तो अब एनिमल्स के भी रख रखाव का हमको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज ए मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व ए नंबर ऑफ स्टेप लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड, सोइंग एक्सेट्रा। सिमिलरली द एनिमल रेयर्ड एट होम और इन द फर्म, उसी तरह से हमको एनिमल को किस तरह से रेयर करना है अपने घर में या फर्म में, हैव टू बी प्रोवाइडेड ए प्रॉपर फूड, उनको हमें जो है प्रॉपर फूड देना है, उनको जो है शेल्टर उनका प्रॉपर होना चाहिए, उनकी अच्छे से केयर करना है। और इन सारे प्रोसेस को जो हम एनिमल हस्बेंड्री के नाम से जानते हैं। और इसमें जो एक चीज़ हमारी रह गई है वो यहाँ पे है हार्वेस्टेड फेस्टिवल्स। जो जितनी भी स्टेप्स अभी मैंने आपको बताई, जो यहाँ पे आपने देखा कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर, फर्टिलाइज़र, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग ऑफ फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग, स्टोरेज। इसके बाद इतना करने के बाद जो है जब किसान की जब फसल पक के तैयार हो जाती है तो वो ये थोड़ा टाइम आता है उनके रिलैक्स का, और वो उनको एक जो है फेस्टिवल के रूप में जो है सेलिब्रेट करते हैं। उन फेस्टिवल को हमारे इंडिया में अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवन्या एंड बिहू। तो इस तरह से आज हमारा ये जो चैप्टर फर्स्ट है वो ख़त्म होता है। और डिटेल में पढ़ने के लिए आप एक बार चैप्टर को अच्छे से रीड करिएगा। ये जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है ये अभी कंप्लीट हो गया। इसके मेन पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, और इसको डिटेल में समझने के लिए एक बार आप लोग बुक की अच्छे से रीडिंग लगाइएगा, और इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूँगी। थैंक यू।